दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, काम बोलता है या कारनामा बोलता है? सत्ता अगर काम पर पर्देदारी करे या कारनामे पर पर्देदारी करे तो उसकी जांच स्वाभाविक है कि की जानी चाहिए। लेकिन वो जांच करने की जिम्मेदारी अब आज की तारीख में पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राहुल गांधी की टीम के पास आ रही है। भारत का संविधान इसकी इजाजत दे रहा है और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो न्यायपालिका के सामने जिसे बहुत बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जाना है, तो अब काम बोलता है या कारनामा बोलता है, सारे काम या सारे कारनामे खुलने का वक्त करीब आ गया है। किसने सोचा था कि जनता इस लोकसभा चुनाव में ताकत इस प्रकार से दे देगी, विपक्ष की ताकत को इतनी बड़ी कर देगी, जिस ताकत के बूते अब वही होने जा रहा है जो 2G स्पेक्ट्रम के समय भी नहीं हो पाया था। अब वही होने जा रहा है। सत्ता और कॉरपोरेट के जिस खेल पर आम आदमी को पिसने और नियम कानूनों को ताक पर रखकर किसी खास व्यक्ति या खास समूह के खिलाफ, उसके पक्ष में और इस देश के जनमत के खिलाफ जाकर जिस प्रकार से नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया, जिस प्रकार से कथित तौर पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का एक तरह से लाइसेंस दिया गया, अब उन सब का खुलासा होने का वक्त आ गया है, क्योंकि खुलासे की जिम्मेदारी टीम राहुल के पास आ रही है। और टीम राहुल गांधी, ध्यान रखिए, राहुल गांधी भले ही खुद उस टीम में नहीं है, लेकिन टीम राहुल गांधी के हाथ में जब यह निगरानी आ रही है तो अब आपके सामने, हमारे सामने सारे तथ्य एक तरह से सामने आने हैं। सरकार भी नहीं बचा पाएगी इन तथ्यों को सामने आने से, कोई संस्था भी नहीं बचा पाएगी, कोई कानून भी नहीं बचा पाएगा कि ये सारे तथ्यों को जनता के बीच आने से रोक सके। क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा है, हिंदुस्तान का कानून ही ऐसा है कि जो जांच की जिम्मेदारी टीम राहुल के पास आ रही है, उस जांच के लिए कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, कभी उन लोगों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा जिन लोगों ने तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज के ऊपर मनमाने तरीके से नियम कायदे को धत्ता बताते हुए ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्ति की, जिन लोगों के साए में भ्रष्टाचार फला फूला। भ्रष्टाचार के आरोप हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक इस देश की संस्था में बैठे हुए लोगों पर लगे, इस देश के कॉरपोरेट्स पर लगे। अब सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस की लगाम राहुल गांधी की टीम के हाथ आ रही है। देखते जाइए होता क्या है। लेकिन मुद्दा दरअसल क्या है, इस मुद्दे को सुनने के बाद और ये सारे खेल को जैसे ही ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई, उसके बाद से सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई गुजरात लॉबी को यह लगने लगा कि झोला उठाने का काम जो गुजरात के, जो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद होना था, कहीं ये पहले ही तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब इस खेल को दबा पाना, इतनी कमजोर नस को पकड़ लेना और जांच अधिकारी के रूप में, जांच करने वाली टीम के मुखिया के रूप में, उसके चीफ के रूप में जब राहुल गांधी के लोग जाकर के बैठ जाएं, तो फिर सत्ता की नकेल अपने आप कस दी जाएगी और सत्ता के पीछे फल फूल रहे काम या कारनामे, उन दोनों का पर्दाफाश जनता के बीच हो जाएगा कि कौन कितना दूध का धुला है, कौन कितना पाक साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी हमारे आपके सबके सामने हो जाएगा, जिसे राष्ट्र विरोधी बताकर आमतौर पर भ्रष्टाचार को राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेटकर पेश करने की जो नई परंपरा आ गई थी, उस परंपरा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तुषारपात होता हुआ दिख रहा है। मुद्दा दरअसल अडानी ग्रुप से भी जुड़ता है, मुद्दा यहां आकर सेबी से भी जुड़ता है, मुद्दा संवैधानिक और रेगुलेटरी बॉडीज की शुचिता से भी जुड़ता है, और मुद्दा इस देश में सिस्टम के ठीक से काम करने या काम न करने देने के बीच सत्ता की चापलूसी करने की बुनियाद रखने से भी जुड़ता है। लेकिन बुनियाद हिलाने की जिम्मेदारी अब वैसे लोगों के हाथ जा रही है जहां सत्ता में बैठे लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा। साफ साफ कहें तो मोदी शाह की सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रकार से ये जांच अब संसद की समिति, और एक ऐसी समिति जिसमें याद रखिए जगदंबिका पाल चेयरमैन के रूप में नहीं, जगदंबिका पाल मेंबर के रूप में है। ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे ने अगर तूल पकड़ा, इस मुद्दे की सच्चाई अगर बाहर आ गई, उसके बाद ये बोफोर्स से भी बड़ा मुद्दा बन जाए
तो इस देश में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलने की कवायद में सत्ता को कॉरपोरेट की गोदी में बिठा देने की जो कोशिश हुई, उस कोशिशों के ऊपर से पर्दा भी उठ सकता है। मुद्दा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी समूह, सेबी की भूमिका, सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति और सेबी के चेयरमैन पर लगे आरोपों के। दरअसल भारत की संसद की एक समिति है, 1922 से काम कर रही है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी और बड़े बड़े लोग इस कमेटी के, मुरली मनोहर जोशी, इस तरह के बड़े बड़े नाम विपक्ष में रहते हुए पीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। और ये पीएससी संसद की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट, उसको एग्जामिन करना, उसकी जांच करना, भारत सरकार के आमद खर्च की, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जांच करना, और इसके साथ साथ उनकी भी जांच करना, उन खातों की भी जांच करना, उनकी भी एक तरह से ऑडिटिंग का काम कर देना। जिन संस्थाओं का या जिन नियामक संस्थाओं का, जिन रेगुलेटरी बॉडीज का निर्माण भारत की संसद ने कानून बनाकर किया है, चाहे वो इल्डा हो, आईआरडीए हो या सेबी हो या ट्राई हो, कोई भी ऐसी नियामक संस्था, उसकी जांच का सुमोटो अधिकार, स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार पीएससी के पास है। 22 मेंबर इस पीएससी में होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और 1967 से जो परंपरा है, वो उस परंपरा के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल को कहा जाता है कि पीएससी के चेयरमैन को वो किसे बनाना चाहती है, वो नाम वो लोकसभा अध्यक्ष को दे और वो सांसद 1 साल के लिए पीएससी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है। और फिर बाकी 21 सदस्य होते हैं। चेयरमैन लोकसभा से ही होता है, जो अभी केसी वेणुगोपाल है। तो वेणुगोपाल साहब की टीम को जांच का जिम्मा मिला है। लेकिन आश्चर्य होगा, इसमें निशिकांत दुबे भी हैं, महुआ मोहित्रा प्रकरण जिन्हें याद है वो नाम भी याद होगा। इसमें रविशंकर प्रसाद भी हैं, इसमें तिरुचि शिवा भी हैं, इसमें टीआर बालू भी हैं, इसमें जगदम्बिका पाल भी हैं। मोटे तौर पर कहें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 लोग चुने गए। अब ये समिति क्या करने वाली है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। दरअसल 29 अगस्त को, नई लोकसभा बनने के बाद 29 अगस्त को पहली बैठक हुई पीएससी की। और उस पहली बैठक में जो मुद्दा छाया रहा, वो मुद्दा था सेबी की कार्यप्रणाली की जांच का। और सेबी की कार्यप्रणाली की जांच का मुद्दा जब सामने आया, उसके बाद 2 सितंबर को लोकसभा का जो बुलेटिन जारी किया गया, उस बुलेटिन में कहा गया कि जिन 160 सब्जेक्ट को, 160 विषय को इस 1 साल के एजेंडे के लिए पीएससी ने अपने हाथ में लिया है, उनमें नियामक संस्थाओं के परीक्षण का भी मुद्दा है, उनकी जांच का भी मुद्दा है कि नियामक संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, वो उनकी भी जांच करेगी। उसे अधिकार है कि किसी भी संस्था के चेयरमैन या मेंबर को, किसी भी नियामक संस्था के चेयरमैन या मेंबर को तलब कर सके। वो अर्धन्यायिक संस्था की तरह कमोबेश व्यवहार करती है। और उसकी रिपोर्ट को अक्सर ये देखा गया है कि एक सबूत के तौर पर ज्यादातर मौकों पर न्यायालय में लिया गया है, क्योंकि संसद की समिति है, सबसे पुरानी समिति है, और उसकी जांच से मुंह मोड़ने का सवाल आमतौर पर पैदा नहीं होता। तो 29 अगस्त को जो हुआ कि पहली बैठक पीएससी की हुई, केसी वेणुगोपाल साहब ने अध्यक्षता की, टीम राहुल के वो मेंबर हैं, कांग्रेस के संगठन महासचिव भी वैसे हैं। वहां यह मुद्दा छाया रहा, जिसके बाद पीएससी ने जिन 160 विषयों को उठाया, उसमें रेगुलेटिंग अथॉरिटी यानी उसमें सेबी भी शामिल है, उसके परफॉर्मेंस की ऑडिट करेंगे ये लोग। ये लोकसभा का बुलेटिन कहता है 2 सितंबर का। और अगली बैठक 10 सितंबर को पीएससी की होनी है जल जीवन मिशन पर, और पूरी उम्मीद है कि उस दिन ये मामला टेकअप कर लिया जाएगा। सुओ मोटो लेने का अधिकार, मैंने कहा स्वतः संज्ञान लेने का, और पीएससी ने स्वतः संज्ञान लिया है। ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार या कोई भी सरकार यदि केंद्र में होती, पीएससी को किसी भी ऐसे मामले की जिसका उसे अधिकार प्राप्त है जांच करने से रोक नहीं सकती है। फाइनल मुहर चेयरमैन की ही लगेगी कि जांच की रिपोर्ट क्या है। चेयरमैन वेणुगोपाल है, तो माधवी बुच का पूरा मामला, उनके पति धवल बुच का पूरा मामला, अडानी ग्रुप से उनके कथित संबंध कैसे हैं, कैसे वो फंड के आरोप हैं, इन सब का मामला
यानी सेबी के माध्यम से अडानी ग्रुप की नकेल पकड़ने की तरफ जब पीएससी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि तोते की जान कहां फंसी हुई है। तोते की जान अगर परफॉर्मेंस ऑडिट के माध्यम से पीएससी तक पहुंच गई तो यह हिंदुस्तान के अखबारों में भी आएगी, यह पब्लिक डोमेन में भी आएगा, यह मीडिया के अंतर्गत भी यह रिपोर्ट बाहर लाई जा सकती है, क्योंकि विपक्ष का सांसद किसी पर्देदारी की बात नहीं करेगा। यह बात तो करीब करीब तय है। और जब बात पर्देदारी की नहीं होगी तो फिर इस रिपोर्ट से मुंह चुरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। अगर माधवी बुच पाक साफ निकली तो निर्दोष करार दिया जाएगा, उनकी छवि भी निखरेगी। लेकिन क्या वो पाक साफ है? वो देखते हैं क्या है। लेकिन सबसे पहले माधवी बुच पर क्या आरोप है? मोटे तौर पर देखें तो 4 आरोप है। चाहे वो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए, चाहे वो आरोप कांग्रेस या दूसरे लोगों ने लगाए, लेकिन जब आरोप आ गए तो जांच बनती थी। सरकार जांच से कन्नी काटती रही। सरकार ने ईडी या सीबीआई को यह मामला नहीं दिया, लेकिन पीएससी ने टेकअप कर लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया। जो 4 आरोप है, उन 4 आरोपों में पहला आरोप जो हिंडनबर्ग ने लगाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी रखने का आरोप है। दोनों वहां पर पति पत्नी अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी हिस्सेदारी रखते थे। अडानी ग्रुप मुंबई के सेंसेक्स में भी लिस्टेड है, उसके कई कंपनियों के शेयर हैं। तो अगर सेबी का चेयरमैन या उसके परिवार वाले इस तरह के कामों में लिप्त हैं तो क्या इसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा? और यह माना जाएगा तो यह बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह पहला आरोप है। दूसरा आरोप यह है कि कंसल्टेंसी फर्म से रेवेन्यू कमाने का आरोप। कंसल्टेंसी फर्म भी ये लोग आरोपों के मुताबिक चलाते थे और उससे इनकी मोटी कमाई होती थी। उसकी भी जांच होगी, क्योंकि जब माधवी बुच की और सेबी की ही जांच करेगी तो सबकी जांच होगी और उस जांच में जो भी आएंगे वहां तक पहुंचेगी पीएससी। तीसरा आरोप यह है कि सेबी चीफ रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी लेने का आरोप, ड्यूअल सैलरी। आखिर नियामक संस्था का प्रमुख रहते हुए किसी और संस्था के प्रमुख के तौर पर वेतन कैसे लिया जा सकता है? ध्यान रहे, इसके पहले आमतौर पर आईएएस अधिकारी बनते थे सेबी चीफ। 88 में सेबी बना, 92 में संसद ने उसे वैधानिक दर्जा दिया और तब से लेकर आज तक 88 से ही कहें ब्यूरोक्रेट ही इसके चेयरमैन बनते रहे। पहली बार माधवी बुच के रूप में एक नॉन ब्यूरोक्रेट को बनाया गया और वो सवालों के घेरे में आ गई। तो ये तीसरा आरोप है कि एक तरफ वो सेबी में पोस्टेड थी तो दूसरी तरफ एक तरफ सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, वहां भी वो पोस्टेड थी जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी। और वहां जिसके शेयर लिस्टेड है, चाहे वो अडानी के हो, वहां आरोप है कि वहां उनके विदेशी फंड में हिस्सेदारी है। दूसरा आईसीआईसीआई भी लिस्टेड है, वहां आरोप है कि वहां वो वेतनभोगी कर्मचारी है। चौथा आरोप यह है कि जब आईसीआईसीआई में उनका तीसरा कार्यकाल था 2011 से 13 के बीच, इसी दरमियान वो ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल नाम से एक कंपनी में फुल टाइम जॉब भी करती थी। तो आईसीआईसीआई और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल ये 2 जगह जॉब कैसे करती थी? कानूनी रूप से तो यह अपराध है कि 2 जगह कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फर्म में 2 जगह जाकर के नौकरी करे। तो इन सारे आरोपों का चिट्ठा अब पीएससी के सामने आएगा। 2G स्पेक्ट्रम जिन्हें याद है उन्हें पता है कि मुरली मनोहर जोशी पीएससी के अध्यक्ष थे और 2G स्पेक्ट्रम पर किस तरह की बातें पीएससी के अंदर हो रही थी और किस तरह से नोटिंग हो रही थी पीएससी के अंदर। और पीएससी के अंदर जब इस तरह की बातें होती है, पीएससी जब जांच करती है तो पीएससी की जांच से न तो न्यायालय आमतौर पर इनकार करता है, बल्कि जरूरत पड़ती है तो उस जांच की गंभीरता को देखते हुए सिटिंग जज से जांच कराने की नौबत तक आ सकती है। तब आगे इस मामले को लेकर क्या होगा? आगे यही दिखता है कि टीम राहुल ने जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद उड़ा रखी है। 234 सांसद क्या जीत कर आए, उसके बाद की जो परिस्थितियां बननी शुरू हुई, उन परिस्थितियों पर यदि गौर करें तो अब तक का सबसे बड़ा झटका मोदी सरकार को लगने जा रहा है। आपने देखा होगा लोकसभा में कि जब भी अडानी ग्रुप पर आरोप लगे क्या क्या हुआ, जब भी
सेबी का मुद्दा उठाने की कोशिश हुई। क्या क्या हुआ? किसी न किसी बहाने मुद्दा उठाने वाले को तंग किया गया। मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को सजा हो गई, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हुई। महुआ मोइत्रा का मामला, महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया था, लेकिन निशिकांत दुबे जो पीएससी में भी मेंबर है, उन्होंने शिकायत की। हीरानंदानी से तार जोड़े गए, उनकी सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन जनता ने उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की। 3-4 महीने बाद ही वापस उन्हें बड़ी मार्जिन से जिताकर संसद भेज दिया। काली खून के चेहरों पर पुती जो महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर भेजना चाहते थे, काली खून के चेहरों पर भी पुती जो राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगे हुए थे। और इन सब के बीच जब अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी सरेआम इस देश के आम आदमी के मुद्दों को उठाते हैं, सरेआम इस देश की मुफलिसी और गरीबी के मुद्दों को लेकर, आम आदमी तक वंचना की स्थिति को लेकर, आम आदमी की परिस्थितियों, दिन प्रतिदिन उसे 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद तक लाने वाली व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो ये सवाल इस देश के मतदाता, इस देश के आम आदमी, इस देश का गरीब आदमी, इस देश का निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग का आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार, इन सब से जाकर जब सीधा जुड़ता है, तब लोगों को माधवी बुच के कथित कारनामे याद आते हैं, तब लोगों को पीएससी की याद आती है, और तब लोगों को निष्पक्ष जांच की आवश्यकता शिद्दत से महसूस होती है। अब तक तो यह कहा गया, न्यायालय में भी कहा गया कि हिंडनबर्ग जैसी बातें, कोई विदेशी संस्था के आरोपों पर इस तरह से हम जांच नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखिए, न्यायालय भी पीएससी को कोई मुद्दा उठाने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि पीएससी का अपना दायरा है, वो संसद की संस्था है, और संसद ने उसे बनाया है, आजादी के 25 साल पहले से बनाया है। और भारत ही नहीं, जहां भी संसदीय व्यवस्था है, चाहे ब्रिटेन हो या जो भी हो, हर जगह इस तरह की व्यवस्था है। चाहे किस मामले की जांच पीएससी ने नहीं की थी, किस मामले में पीएससी की रिपोर्ट प्रतिवेदन के तौर पर प्रस्तुत नहीं की गई थी, चाहे वो हर्षद मेहता का मामला रहा हो, चाहे केतन पारिक का मामला रहा हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला रहा हो, चाहे कोलगेट का मामला रहा हो, किस वक्त पीएससी ने अपनी तरफ से उसको एग्जामिन करने की कोशिश नहीं की थी, ये याद नहीं आता। कोशिश की गई थी, रिपोर्ट आई थी, सत्ता भी बदली थी, व्यवस्था बदलने की भी कवायद हुई थी, और ये पीएससी की ताकत का ही परिणाम है कि 1990 के बाद नियामक संस्थाओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें आपने इंश्योरेंस के लिए IRDA देखा, जिसमें आपने टेलीकॉम के लिए ट्राई देखा, जिसमें आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शेयर मार्केट के लिए देखा, जिसमें आपने बैंकिंग के लिए बैंकिंग लोकपाल को देखा। तो जिन्हें सारी ताकत दी गई, उसकी जांच भी तो होनी चाहिए, और वही काम तो सेबी कर रही है, क्योंकि ये उसके संवैधानिक दायित्वों में है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, और ये इस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के दायरे में आता है। और जब ये उस दायरे में आता है, और जांच, याद रखिए कि राहुल गांधी के लोग जब चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के विश्वस्त सलाहकार जब वहां चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, तो लीपा पोती की गुंजाइश कहीं से दिखाई नहीं देती, और ना ही जनता इन कोशिशों को बर्दाश्त करने की स्थिति में है। आगे देखते जाइए, झोला उठाने की कवायद राहुल गांधी के लोग शुरू करने वाले हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा, इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि सेबी चीफ को हटाने से जो उनकी सत्ता अब तक इनकार करती रही है, जो एक झटके का काम था नरेंद्र मोदी के लिए कि सेबी चीफ का इस्तीफा दिलवा देते, वो नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका इस्तीफा नहीं दिलवाया जाना क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के इस्तीफे का कारण बनेगा, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उनसे दूर करने की परिस्थितियां पैदा करेगा, और क्या इस देश में करप्शन एक बार फिर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद एक नए और बड़े मुद्दे के रूप में सामने आएगा। क्योंकि करप्शन में चाहे नीचे किसी बाबू या कोतवाल के दफ्तर का मामला हो, या फिर ऊपर जाकर के देखें तो सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर और नियामक संस्थाओं तक के और सत्ता और मंत्रालय के कथित करप्शन का मामला हो, करप्शन से आम आदमी से लेकर पूरा सिस्टम पीड़ित रहा है। और इस सिस्टम की सफाई की जिम्मेदारी जब सांसद खुद अपने ऊपर उठाने लगे, तो फिर आने वाले वक्त में इस मामले को दबा पाना मुश्किल हो जाएगा।
आगे आगे देखते जाइए। 10 सितंबर की तारीख का इंतजार है जिस दिन जल जीवन मिशन को लेकर पीएससी दूसरी बार बैठेगी, और उस दिन तारीख भी तय हो सकती है कि किस दिन समन किया जाएगा सेबी की चीफ को, सेबी के लोगों को, और सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इंतजार कीजिए उस तारीख का, हम भी इंतजार करते हैं। और देखते जाइए, परिस्थितियां बहुत दिलचस्प मोड़ पर जा रही है जिसमें इस प्रकार के करप्शन के खिलाफ माहौल तो बनेगा, और इस माहौल से ही उम्मीद बनती है। और इसी उम्मीद पर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आगे देखते जाइए कि ये उम्मीद वास्तविकता में और सिस्टम की सफाई में कितना कामयाब होती है। नमस्कार।